पिछले कई सालों से इंडिया के लोग इंडिया से बाहर जाने के लिए बेताब रहते हैं। बंदा इंडिया में है, उनको वर्क परमिट नहीं मिलती। कैनेडियन गवर्नमेंट का कहना यह है कि कैनेडियन फर्स्ट। अगर आप किसी को नौकरी में कनाडा में रखना चाहते हैं तो बताइए कि ये कनाडा का आदमी पहले लीजिए नौकरी में, आप बाहर के लोगों को मत लीजिए। लोग ये समझते हैं कि मुझे ये जॉब ऑफर मिल गई तो मैं अप्लाई करूंगा तो वर्क परमिट मिल जाएगी। जो आपको जॉब ऑफर मिली है उसके लिए आपके पास एजुकेशन होना चाहिए, उसके लिए आपका रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास आपका रिलेटेड इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। पूरी प्रोसेस होती है कि वो जो कनाडा से चालू होती है और इंडिया में खत्म। लेकिन कोई लेबर वर्क है तो क्या उसके लिए एजुकेशन ज़रूरी है? क्या यहाँ पे IELTS देना भी ज़रूरी है? नमस्कार दोस्तों, कुमार बायोस्कोप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार। दोस्तों, हम जानते हैं कि पिछले कई सालों से इंडिया के लोग इंडिया से बाहर जाने के लिए बेताब रहते हैं और ख़ास करके बात करें तो US और कनाडा उनकी पसंदीदा डेस्टिनेशन है। लोग वहाँ पे जाने के लिए जो भी कंसल्टेंट होते हैं या एजेंट होते हैं उनसे मिलते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि उनके साथ चीटिंग भी हो जाती है। लेकिन आज हम बात करेंगे प्रॉपर इमिग्रेशन की। खास करके कनाडा में अगर किसी को काम करना है, यानी कि अगर उसको वर्क परमिट मिल जाए तो कितना अच्छा रहे। लेकिन ये वर्क परमिट कैसे मिलती है, वर्क परमिट मिलने के बाद जॉब कैसे मिलती है और जॉब मिलने के बाद उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या करना चाहिए, इन सारे सवालों का जवाब आज हम लेंगे जाने माने इमिग्रेशन लॉयर प्रशांत अजमेरा से। प्रशांत सर, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अच्छा, हम देखते हैं कि भाई आए दिन लोग फॉरेन जाने का उनको बहुत क्रेज़ है। कई बार वो इलीगल तरीके से भी फॉरेन जाने की कोशिश करते हैं, बॉर्डर्स पे पकड़े जाते हैं, या कई बार हमने ये भी देखा कि भाई वो वहाँ पे उनका कुछ मर्डर हो जाता है या मर भी जाते हैं। कुछ भी उनके साथ इलीगल जो जाते हैं उनके साथ क्या होता है कई बार तो किसी को पता नहीं चलता। लेकिन अगर बात लीगल प्रोसेस की करें तो लीगली अगर कोई इंसान बाहर जाना चाहता है तो उसको किस वे से आगे बढ़ना चाहिए। खास करके मैं बात कर दूं तो कनाडा की। अच्छा, कनाडा में अगर किसी को मुझे वर्क परमिट चाहिए, वहाँ पे नौकरी करनी है, मुझे अच्छे पैसे कमाने हैं, वर्क परमिट के लिए मेरा सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सर, वर्क परमिट के लिए आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप वर्क परमिट की पहले प्रोसेस समझिए। वर्क परमिट की प्रोसेस ये होती है कि जो बंदा इंडिया में है उनको वर्क परमिट नहीं मिलती, वो अप्लाई नहीं कर सकते, उनके पास जॉब ऑफर होनी चाहिए। तो मैं पहले प्रोसेस समझाता हूँ कि उल्टी प्रोसेस में बताता हूँ आपको कि समझो कि कनाडा में कोई एक कंपनी है और उन लोगों को कोई एक बंदा नहीं मिल रहा है जिस तरह का चाहिए। वो कंप्यूटर प्रोग्रामर भी हो सकता है, होटल में काम करने वाला भी हो सकता है, बुककीपर भी हो सकता है। तो वो कंपनी जो है वो कनाडा के गवर्नमेंट लेबर डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं उनको वो अप्लाई करते हैं कि हमें ये इस तरह के बंदे नहीं मिल रहे हैं या इस तरह का व्यक्ति नहीं मिल रहा है, इसलिए आप हमें परमिशन दीजिए कंपनी को ताकि हम कनाडा के बाहर से लोगों को ला सके। सो ये पहली प्रोसेस वहाँ से होती है कि भाई कनाडा की जो कंपनी है वो कैनेडियन गवर्नमेंट को बताती है कि ये इस तरह के लोगों की यहाँ पे कनाडा में शॉर्ट सप्लाई है, इनफ नहीं है, इसलिए हमें बाहर से लाना पड़ता है। और ये जो एप्लीकेशन कैनेडियन गवर्नमेंट को जो करते हैं और उसकी जो LM अप्रूवल जो मिलती है उसको LMI कहते हैं, कोई लिमिया भी कहते हैं, विच उसका पूरा नाम है लेबर मार्केट इम्पैक्ट एनालिसिस। दैट मीन्स कि उनका कैनेडियन गवर्नमेंट का कहना यह है कि कैनेडियन फर्स्ट। अगर आप किसी को नौकरी में कनाडा में रखना चाहते हैं तो बताइए कि ये कनाडा का आदमी पहले लीजिए नौकरी में, आप बाहर के लोगों को मत लीजिए। बाहर के लोगों को तभी लीजिए जब आपको उस तरह के लोग कनाडा में नहीं मिलते हैं। तो पहली ये प्रोसेस होती है कि वो कनाडा से चालू होती है। जब ये ऐसी कोई जॉब ऑफर आपको मिले
तब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप वर्क परमिट के लिए इंडिया में अप्लाई करें तो लोग ये समझते हैं कि मुझे ये जॉब ऑफर मिल गई तो मैं अप्लाई करूंगा तो वर्क परमिट मिल जाएगी मुझे, लेकिन वो भी नहीं होता है। क्योंकि जो आपको जॉब ऑफर मिली है उसके लिए आपके पास एजुकेशन होना चाहिए, उसके लिए आपका रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास आपका रिलेटेड इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, उसके पास ये आपको इंटेंशन बताना चाहिए कि भाई ये जॉब जब मैं कनाडा में ख़त्म करूँगा तो मैं इंडिया वापस आऊँगा। सो ये पूरी प्रोसेस होती है कि वो जो कनाडा से चालू होती है और इंडिया में ख़त्म होती है। और ये कनाडा के लिए नहीं, लेकिन पूरे वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के लिए ये जो प्रोसेस है वर्क परमिट की वो लागू होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये कनाडा के लिए है। समझ लीजिए कि आप यूके की बात कर रहे हैं तो यूके में भी वही कानून है कि वहाँ की कंपनी को बताना पड़ेगा कि भाई इस तरह के लोग यहाँ पे नहीं मिलते हैं कंपनी को, और इसलिए वो यूके से बाहर से लोगों को लाना चाहते हैं। तो वर्क परमिट की बेसिक प्रोसेस ये रहती है। अच्छा प्रशांत सर, जब मैं बात करूं, आपने बोला कि वर्क परमिट की एक प्रोसेस होती है, वहाँ से एक लीगल प्रोसीजर शुरू होती है जहाँ पे आपको एक परमिशन लेनी होती है। अब अगर बात करें, आपने एजुकेशन के बारे में भी बोला, लेकिन कोई लेबर वर्क है तो क्या उसके लिए एजुकेशन ज़रूरी है? क्या यहाँ पे IELTS देना भी ज़रूरी है? किस तरीके से? ऐसा है कि सर बेसिकली अगर आप देखें तो कनाडा में कोई भी जॉब अब अगर आप करना चाहते हैं तो उसका एक नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन है, NOC जिसको कहते हैं, उसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो 2021 का है। तो अगर कोई जॉब अगर आप कनाडा में करना चाहते हैं, या तो वो CEO या जनरल मैनेजर लेवल की जॉब हो या तो लेबर लेवल की जॉब हो, तो वो नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन की जो डायरेक्टरी है वो अवेलेबल है, ऑनलाइन फ्री ऑफ देख सकते हैं। उसमें आप देखिए कि भाई अगर मैं वहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामर का काम करने जा रहा हूँ तो मुझे क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और मेरी क्या ड्यूटी होना चाहिए। मैं कोई रेस्टोरेंट में क्लीनर का काम कर रहा हूँ तो मेरी ड्यूटी क्या होनी चाहिए, मैं कुक का काम कर रहा हूँ तो मेरी ड्यूटी क्या होनी चाहिए। तो उसकी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट, उसकी जॉब ड्यूटी, उसकी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट, अगर हो सकता है उसकी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है। समझो कि कोई नर्स काम करना चाहती है तो उसकी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट क्या है वो उसमें दी गई हुई है। तो अगर आप वहाँ पे कनाडा में जाना चाहते हैं तो आपको वो NOC जो है, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, वो रिफ़र करना चाहिए ताकि पता चले कि भाई मैं जो ऑक्यूपेशन में काम करने के लिए कनाडा जाना चाहता हूँ उसकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें कितना इंग्लिश का लेवल होना चाहिए, और कोई लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है कि नहीं, वो उससे पता चलता है। हम इमिग्रेशन लॉयर भी वही रिफ़र करते हैं, कैनेडियन गवर्नमेंट भी वही रिफ़र करती है, इमिग्रेशन और वीज़ा ऑफिसर जो आपको वीज़ा देते हैं या रिजेक्ट करते हैं वो भी वही रिफ़र करते हैं। तो सबसे पहले आपको वो देखना चाहिए। अच्छा सर, आपने जो बात बताई उसमें से मुझे कुछ और सवाल भी मेरे जहन में आ रहे हैं कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में स्किल्ड वर्कर्स जो होते हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल प्लम्बर है, कारपेंटर है, इन सब की ज़्यादा ज़रूरत है। क्या इस तरीके की कोई रिक्वायरमेंट कनाडा में है या फिर कनाडा में सिर्फ एजुकेशन को ही प्राधान्य दिया जाता है? सर ऐसा है कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि मिडल ईस्ट जिसको हम खाड़ी के देश बोलते हैं, वहाँ पे ऐसी रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पे जनरल मैनेजर से लेके लेबर क्लास तक लोगों की शॉर्टेज है। तो समझो कि आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई फैक्ट्री रख रहे हैं तो आप वहाँ की लेबर गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई ये हमारा प्रोजेक्ट है और हमें इस तरह के लोगों की ज़रूरत है, और वो वहाँ की लेबर डिपार्टमेंट आपको परमिशन देती है। और वो परमिशन लेके जो कंपनी के HR डिपार्टमेंट है या रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, फिलीपींस, बांग्लादेश में जाते हैं और लोगों को रिक्रूट करते हैं। जबकि कनाडा में जब बात आती है तो लेबर वाले, एजुकेशन वाले, नॉन लेबर वाले, ऐसा कोई मना नहीं है कि आप वहाँ पे नहीं आ सकते, प्रोवाइडेड फर्स्ट कि यू शो कि कंपनी को जो कनाडा में उनको बताना चाहिए कि इस तरह के जो लोग हैं कनाडा में वो अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था जब हम इसके पहले भी बात कर रहे थे कि ये समर के टाइम में वहाँ पे स्ट्रॉबेरी, फ्रूट्स वगैरह बहुत बनते हैं, तो वो पिकअप करने के लिए कनाडा में जो जिसको कहते हैं ना फार्म वर्कर, हम जिसको कहते हैं खेती में काम करते हैं, उन लोगों की रिक्वायरमेंट है। और वो भी लोग
मैक्सिको से, लैटिन अमेरिका से आते हैं। जनवरी फरवरी में वहाँ पे जो सी में काम करते हैं लोग, फिश पकड़ने के लिए, तो वो भी लेबर लोग आते हैं। तो हर एक तरह के लेबर लोग आते हैं। अभी जो रिक्वायरमेंट चल रही है पर्टिकुलरली अल्बर्टा में, तो उसमें अगर आप रेस्टोरेंट्स या होटल में काम करते हैं तो उसके लिए भी रिक्वायरमेंट है। तो अगर कोई जॉब की वहाँ पे शॉर्टेज है तो कैनेडियन गवर्नमेंट हमेशा बाहर से लोगों को लाने की परमिशन देती है। तो आपको ये देखना चाहिए कि मैं जो काम करना चाहता हूँ कनाडा में, और कनाडा के सिवा कोई भी कंट्री पकड़ लीजिए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपियन कंट्रीज, हांगकांग, सिंगापुर, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, इवन अफ्रीकन कंट्रीज, हर एक कंट्री में रिक्वायरमेंट रहती है। इवन हमारे इंडिया में भी वो रिक्वायरमेंट है। मैं बताऊं, अगर समझो कि कोई यूरोपियन आके कनाडा, इंडिया में कंप्यूटर प्रोग्रामर का काम करना चाहता है तो हमारी गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है। वो क्या कहते हैं, कंपनी को, इंडियन कंपनी को ये बोलते हैं कि अगर आप किसी को वहाँ बाहर से लाना चाहते हैं तो पहले ये बताइए कि आपकी मिनिमम सैलरी है वो $25,000 है। इंडियन, अपना इंडियन रूल्स है ये इमिग्रेशन का। और ये भी बताइए कि उनके पास जो स्किल है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ओके, तभी मिलेगी, बिल्कुल तभी मिलेगी, बिल्कुल। सो यहाँ पे भी ये कानून है, इंडिया में भी उसी तरह वहां का भी कानून है, कनाडा का, यूके का, कि भाई जो लोग हमारे यहाँ कंट्री में नहीं है उनको बाहर से लाओ। जिसकी रिक्वायरमेंट, जो लोग यहाँ पे पूरे मिल रहे हैं तो उसको कैसे आप ला सकते हैं। जैसे कल एक, बिल्कुल समझ में आ गया, क्योंकि जो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसके लिए बाहर से लोगों को लाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, आपने कुछ सीजनल बात की कि यहाँ से यहाँ तक का जो महीना होता है वहाँ पे कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है, फिश जो होते हैं उसके लिए भी ज़रूरत होती है, सब्जी वालों की भी ज़रूरत होती है, वो पिकर होते हैं, फ्रूट पिकर। जी। अच्छा, एवरग्रीन कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे लगे कि भाई लोग इसमें अगर अप्लाई करें तो वर्क परमिट मिलने के चांसेस ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी सदाबहार जॉब जिसे हम बोलेंगे, जैसे, हाँ, सदाबहार जॉब हमेशा रहती है, पर्टिकुलरली कुक एंड वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट। कुक एंड वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट, बहुत बढ़िया। क्योंकि वहाँ पे लोग घर पे खाना नहीं बनाते हैं इतना, बाहर खाना खाते हैं। तो बाहर खाते तो रेस्टोरेंट तो बहुत चलते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में काम करना, रेस्टोरेंट में सब क्लीनिंग करना, कुक करना, वो बड़ा डिफिकल्ट काम है जो वहाँ के लोग करना नहीं चाहते। वैसे ये तो सर हमारे यहाँ भी देखा जाता है, नेपाली लोग तो जैसे हमारे यहाँ बिहार से आते लोग, बिल्कुल बिहार से आते हैं, से ईस्टर्न इंडिया से आते हैं, आसाम से आते हैं। क्यों आते हैं वो काम करने, कि उनको वहाँ पे जॉब नहीं मिलती है, गुजरात में चले जाए, यहाँ पे रिसोर्ट है, रिसोर्ट में हम काम करेंगे। बिल्कुल। कल ही मैं एक रेस्टोरेंट में गया था खाना खाने, तो सभी लोग ईस्ट इंडिया से ही थे, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट। सो ये जॉब है। दूसरा जो जॉब है वो मैनुअल जॉब है, लेकिन जो जॉब ऐसा है कि जिसमें अगेन वहाँ के लोगों को काम नहीं करना है। जैसे डीजल मैकेनिक है, वेल्डर्स हैं, ओके, कारपेंटर्स हैं। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है कि यहाँ के लोग जो जाना चाहते हैं वो ये ट्रेड में इंडिया में है नहीं। अगर पटेल या जैन फैमिली का कोई बच्चा कारपेंटर बनना नहीं चाहता है, बिल्कुल, और जो कारपेंटर है यहाँ पे जो रियली काम करते हैं वो ना तो पढ़े लिखे, ना तो उनका अच्छा इंग्लिश है, बिल्कुल, तो इसलिए वो जा नहीं पाते। लेकिन सर ये तो ऐसा वहाँ पे भी हुआ ना कि जिस तरह हमारे यहाँ अच्छे घर के पढ़े लिखे लोग कारपेंटर या कार मैकेनिक का काम नहीं करना चाहते, उसी तरीके से वहाँ पे भी ऐसे ही लोग हैं कि जो ये करना नहीं चाहते। लेकिन ऐसा तो आमतौर पे सुना जाता है कि भाई वहाँ पे तो 15-16 साल के बाद बच्चे अलग हो जाते हैं माँ बाप से, और वो अपने तरीके से अपने पाँव पे खड़े होते हैं, वहाँ पे काम करने की शर्म नहीं है, जबकि हमारे यहाँ पे बहुत है। लेकिन फिर भी वहाँ पे ये देखने को मिलता है। देखो ऐसा है कि समझो कि आप वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, बड़ा कठिन काम है जी। और वो कठिन काम में अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उसमें ऑक्यूपेशनल हैजार्ड भी बहुत है कि भाई अगर वहाँ पे अगर आप काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हो सकता है, उंगली कट सकती है, जल जाएगा आपका हाथ वगैरह। तो ये डिफिकल्ट जॉब है, वो नहीं करना चाहते। एक आपको बहुत अच्छा जॉब बताऊँ जो बहुत पॉपुलर है वेस्टर्न कंट्रीज में, कनाडा में भी, यूरोप में भी, वो काम है डोमेस्टिक मेड का। ओके, बच्चों को सार संभाल रखने के लिए बिल्कुल कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में बहुत डिमांड है। ओके, क्योंकि वहाँ के लोकल लोग जो है वो ये काम करना नहीं चाहते हैं।
गवर्नर्स या गवर्नेंस जिसको कहते हैं, यस यस उसमें डोमिनेंस जो है वो इंडियन लोगों का नहीं है, फिलीपींस गर्ल्स का डोमिनेंस है। फिलीपींस में कम से कम 1000 कॉलेज होगी और वहाँ की लड़कियां लड़के जो हैं वो 1 साल का प्रोग्राम लेके बच्चों को कैसे संभालना है? बच्चों को कैसे संभालना है, क्या बात है? नैनी बन के कैसे रहना है, ओके तो उसके लिए ये प्रोग्राम है। अगर वो प्रोग्राम अगर आप 1 साल का किया है, 2 साल आप कनाडा में जाके किसी के घर में डोमेस्टिक मेड का काम कर सकते हैं, तो आपको इमिग्रेशन मिल सकता है। लेकिन इंडिया में कोई करना नहीं चाहता ये। लेकिन सर ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे अगर आप कोई भी काम में अगर आप माहिर हो तो मिलते हैं। अभी हमने सुना था कुछ साल पहले कि भाई जो एक फिल्म स्टार है उसने अपने छोटे से बच्चे को संभालने के लिए जो एक आपने बताया गवर्नर्स हाउसमेट की जो बात की, 1.5 लाख की सैलरी। सही बात है, सही बात है सर। देखो आप समझ लीजिए कि जो वहाँ की सेलिब्रिटीज है, वहाँ के जो बिजनेसमैन है, वहाँ के जो पैसे वाले धनवान लोग हैं, वो उन लोगों को वहाँ से लोग नहीं मिलते हैं और इतने नहीं होते। वो फिलीपींस से, इंडिया से और भी कंट्री से, यूरोपियन कंट्री से लाते हैं और वो बच्चों की वही देखभाल रखते हैं। तो सर क्या उनको ये लोग सस्ते पड़ते हैं? ऐसा कुछ है कि भाई बाहर से जो आएंगे उनको ज्यादा इतनी सैलरी नहीं देनी पड़ेगी? देखिए आप समझ लीजिए कुमार जी कि सैलरी आप कम दे ही नहीं सकते। अच्छा, लेकिन वो मिनिमम वेज है, वो वेज पे कनाडा का या तो अमेरिका में जो लोग रहते हैं जिनके पास ग्रीन कार्ड है, वो सिटीजन है, वो काम करना नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट उनको परमिशन देती है कि यू कैन ब्रिंग अ डोमेस्टिक मेड फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बिकॉज यहाँ पे काम करने वाले लोग नहीं मिलते हैं। ओके। तो उसके लिए आप ले जाते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपको 12th पास होना चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ओके। और वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश होना चाहिए। अगर कनाडा में आप आके आपने 2 साल इस तरह का डोमेस्टिक मेड का काम किया, आपको पीआर मिल सकता है। लेकिन जो जाने वाले जो यहाँ से बच्चे हैं, जो फैमिली है, वो ये डोमेस्टिक मेड का काम करना नहीं चाहते इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो डोमेस्टिक मेड हमारे यहाँ पे काम कर दी है, उनकी वो कैपेसिटी नहीं है, उनका वो क्वालिफिकेशन इंग्लिश नहीं आती, वो लेवल नहीं है। उन लोगों को तो ये है कि बिहार से, राजस्थान से, गुजरात में आ गए, उनके लिए यही फॉरेन हो गया। बिल्कुल राइट राइट। अच्छा सर, आपने ये जो बताया LMIA क्या है एग्जैक्टली? सो इट्स ए लेबर मार्केट इम्पैक्ट एनालिसिस। उसका मतलब ये है कि कैनेडियन गवर्नमेंट एक डेटाबेस मेंटेन करती है और कंपनी को वो अप्लाई करने के लिए बोलते हैं कि भाई ये एप्लीकेशन दीजिए आप कि किस तरह के आपकी कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कितने लोग काम करते हैं, कितना रेवेन्यू है, और किस तरह का आदमी आप बाहर से लाना चाहते हैं। और वो आदमी को रिक्रूट करने के लिए, एक हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, लेकिन उनको रिक्रूट करने के लिए आपने क्या जाहिरात दी है, क्या एडवर्टाइजमेंट दी हुई है, क्या एफर्ट्स किया हुआ है, कितने लोगों की रेज्यूमी आपको मिली, कितने लोगों का इंटरव्यू लिया, और उसके बाद वो सब प्रूफ हमें दीजिए। और उसके बाद अगर हमें लगेगा कि भैया सही में इस तरह का आदमी यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो हम आपको अप्रूवल देंगे। ओके। तो वो जो अप्रूवल का जो लेटर होता है उसको कहते हैं लेबर मार्केट इम्पैक्ट एनालिसिस। अच्छा, कि उसके वो बाद लेबर की इम्पैक्ट यहाँ पे कितनी हो रही है, ओके, उसके हिसाब से फिर उसके हिसाब से बुला सकते हैं। हाँ। अच्छा सर, वर्क परमिट के लिए कोई एज लिमिट? वर्क परमिट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है सर। ओके। एज लिमिट नहीं है, लेकिन वो होता क्या है कि जो भी लोग वहाँ से वर्क परमिट के लिए जाना चाहते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनको इमिग्रेशन चाहिए। सो वर्क परमिट के लिए आप टेम्पररी वो कंट्री में पहुंच गए, लेकिन अगर समझो कि आपकी 45 की एज है, तो वो उसमें इमिग्रेशन करना दिक्कत हो जाएगी। तो काफी लोग मुझे देखे हुए हैं कि वो वर्क परमिट के लिए लेके कनाडा या ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, लेकिन अभी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि इमिग्रेशन मेरा कैसे होगा, क्योंकि नाउ दे आर एट द एज ऑफ 45, सो वो इमिग्रेशन में क्वालिफाई नहीं होंगे। अच्छा सर, तो ये जो आखिरी सवाल मेरी तरफ से, वर्क परमिट के बाद जो PR की बात होती है, लोगों को वहां पे रहना ही है कि भाई एक बार वर्क परमिट मिल जाए फिर वहां पे परमानेंट रेसिडेंसी, जी, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? सो आप ये मत प्रिज्यूम करिए कि मुझे जॉब ऑफर मिल गई, वर्क परमिट मिल गई, मतलब मेरी लाइफ सेट हो गई और मेरा इमिग्रेशन ऑटोमेटिक है। क्योंकि वर्क परमिट जो है वो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। दैट मीन्स कि आप वो कंट्री में टेम्पररी रहने वाले हैं।
तो आप आपके एजेंट से या लॉयर से, इमिग्रेशन लॉयर से वो कंफर्म कर लीजिए कि आपको इमिग्रेशन भी कैसे मिलेगा। जैसे कनाडा की मैं बात कर रहा हूँ, तो वर्क परमिट में प्रिफरेबली अगर आप जा रहे हैं तो यू शुड बी अंडर द एज ऑफ 35, यू शुड हैव एटलीस्ट 5 to 6 बैंड इन IELTS, 2 years ऑफ एन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू योर एजुकेशन आपका होना चाहिए, तो ही आपका इमिग्रेशन हो पाएगा। अगर आप 40-45 की एज के हैं, 35 से ऊपर है, इमिग्रेशन करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो अभी काम करना मुश्किल हो जाएगा। सो इसके बारे में ये नेक्स्ट स्टेप जो इमिग्रेशन का है वो भी आपका क्लियर होना चाहिए, तो ही मिलेगा। ऑटोमेटिकली वर्क परमिट से इमिग्रेशन नहीं बनता है सर। जी बिल्कुल सर, आज आपने वर्क परमिट के बारे में बहुत ही डिटेल, बहुत ही अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाया। आप हमारे साथ जुड़े, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, नमस्ते जी। दर्शक मित्रों, ये थे इमिग्रेशन लॉयर प्रशांत अजमेरा जी। बहुत ही बढ़िया बात उन्होंने बताई कि भाई अगर आपको वर्क परमिट लेना है तो आपको कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आपको अगर बाहर जाना है, वहाँ पे सस्टेन करना है, तो आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। IELTS हो या फिर वहाँ का जो लेबर लॉ हो, उसके हिसाब से पर्टिकुलरली वहाँ की अगर डिमांड है तो ही आप वहाँ पे जा सकते हैं। कई बार एजेंट, हाँ वहाँ पे आप जा सकते हैं, ऐसा करके आपको उल्लू बना सकते हैं, आपसे पैसे भी ऐंठ सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर किसी लॉयर से मिलेंगे तो आपको इसके लिए बढ़िया मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन एक बात और भी है कि हमारे यहाँ पे भी कोई कमी नहीं है। अगर आपके पास स्किल है तो आप यहाँ पे भी अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकते हो, फिर मर्जी आपकी। दोस्तों, आप अगर कुमार्स बायोस्कोप में कुछ और भी जानना चाहते हैं, आप किस विषय के बारे में जानना चाहते हैं, किस फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं, ये आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए।